मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए आज के कुछ करंट अफेयर्स को देख लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा आहार क्रांति की शुरुआत की। यह एक ऐसा अभियान है जो लोगों को संतुलित भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। चलिए आगे के करंट अफेयर्स को देखिए। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक केंद्र सरकार ने टीका उत्सव की घोषणा की है। इस अवधि में अधिक से अधिक योग्य लोगों को, यानी कि जो भी 45 प्लस हैं या जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उनको जो है कोविड-19 का टीका जो है प्रदान किया जाएगा। नीति आयोग के द्वारा पोषण ज्ञान नामक एक पोर्टल की शुरुआत किया गया है। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। स्वास्थ्य और पोषण के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। 11 अप्रैल को 4 दिवसीय टीका उत्सव की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। 14 अप्रैल तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो चलता है, जो 25 दिसंबर 2000 से शुरू हुआ था, वो पूरे ज़िले में इस बार जो है उधमपुर जिला जो है टॉप किया है। इसने 550 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया है। कश्मीर में विकास की किरण दिखने लगी है। अब कश्मीर जो आतंकवाद के लिए प्रसिद्ध था, अब पर्यटन और विकास के लिए प्रसिद्ध होगा। और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को सभी मौसम में यातायात के योग्य बनाना था। ठीक है, अभी भी है, चल रहा है योजना, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। थोड़ा सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जान लीजिए। इसका जो है अभी तक अगर देखा जाए तो यह 3 चरणों में लागू हुआ है। पहला चरण जो था वर्ष 2000 से शुरू हुआ था। दूसरा चरण वर्ष 2013 से कुछ सुधारों के साथ शुरू हुआ, और जो नया जो अभी चल रहा है वह 2019-20 से शुरू हुआ है, वित्तीय वर्ष से, और यह 24-25 तक चलेगा, यानी कि यह 5 वर्षीय है। यह जो है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMSY के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र और राज्य के बीच अगर खर्च के अनुपात को देखा जाए तो 60% इस पर केंद्र खर्च करती है और 40% जो है राज्य खर्च करते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, उसके मामले में 90% केंद्र और 10% राज्यों की हिस्सेदारी रहती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर को जारी किया गया है 12 अप्रैल को। ठीक है, तो ये रहा है आपका 5.52%। ये पिछले 6 माह में सर्वाधिक है, और इसका जो मुख्य कारण है, ये महंगाई में वृद्धि को बताता है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि के कारण जो कोर इन्फ्लेशन है, जो प्रमुख वस्तुओं से संबंधित रखता है, वो है 5.96%। खाद्य मुद्रास्फीति जो है फूड इन्फ्लेशन 3.87%, और जो ईंधन और लाइट से रिलेटेड मुद्रास्फीति है वो 4.5%, और सर्विस इन्फ्लेशन या सर्विस सेक्टर से जो सेवा क्षेत्र से आते हैं 6.88%। चलिए अगले एक पुस्तक के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, पुस्तक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और मैं पुस्तकों को हमेशा देता रहता हूँ। इसे आप लोग एकदम अच्छी एलीट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखी गई है। इसमें नए राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से प्रसार हो रहा है, उन्हें जीत मिल रही है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक विवरण है। संजय बारू पूर्व में मनमोहन सिंह पर भी एक पुस्तक लिख चुके हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये टिप्पणीकार हैं। ठीक है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक अनंत गोखले के द्वारा लिखा गया है। मनोहर पारिकर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, आपको पता ही होगा कि वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मृत्यु हो गई है उनकी। ये पूरे भारत के पहले IITN मुख्यमंत्री थे, यानी कि जिन्होंने IIT किया था और मुख्यमंत्री भी बने। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत के तहत विलाफोंडा, सियाचिन और सॉल्टर रेंज पर भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया था। और तिरंगा झंडा को कब फहराया गया था, तो यह 13 अप्रैल 1984 को, और इसमें कर्नल बुल का विशेष योगदान रहा था। और 1984 से सियाचिन दिवस इसीलिए 13 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप जानते ही हैं कि सियाचिन में कितनी कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना जो है वहाँ अपने देश की सीमाओं की रक्षा करती है। डिटेल जानना हो तो भारत पाकिस्तान रिलेशन का वीडियो अपलोडेड है। बाकी रिलेशंस के वीडियो
मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा अपलोड कर दूं जो IAS मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए अगले देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रेन, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को सियाचिन और 12 अप्रैल को स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए दिवस मनाया जाता है। बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि आज भी इतने समय बीत गए हैं, मानव को सभ्य हुए, पूरे विश्व में, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में बहुत सारे बच्चों को सड़कों पर निवास करना पड़ता है। इसके लिए सकारात्मक प्रयास प्रत्येक देश के सरकारों को करना चाहिए। अगला जो है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा आहार क्रांति की शुरुआत की गई है। ये वास्तव में एक अभियान है जो लोगों को संतुलित भोजन के महत्व के बारे में बताएगा। अब जानते हैं कि असंतुलित भोजन और असंतुलित जीवन शैली के कारण डायबिटीज जैसे रोग जो हैं बढ़ रहे हैं एवं अन्य रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। दिल्ली को तो पूरे विश्व के डायबिटीज का राजधानी भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण समाचार आज के समाचार पत्र में आया है, जो आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल हाईकोर्ट ने 5 दशक पुराने अपने ही फैसले को पलटते हुए मुस्लिम महिलाओं को कानून का सहारा लिए बिना भी तलाक देने का अधिकार बहाल कर दिया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ परिवार न्यायालय में चल रहे कई मामलों पर, एक मामले नहीं थे, बहुत सारी महिलाओं ने वहाँ पर जो है आपका याचिका दायर कर रखा था। जानते हैं वो 99% जो है वहाँ शिक्षा है, तो वहाँ की महिलाएं भी जागरूक हैं। हाईकोर्ट ने 1972 के एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को अदालत के बाहर तलाक देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यानी कि देना है तलाक, अगर महिला देना चाहती तो कोर्ट में ही देना है। पीठ ने माना कि एकल पीठ के फैसले से कुरान में वर्णित तलाक देने के महिला और पुरुष के समान अधिकार के बावजूद मुस्लिम महिलाओं के मामले में असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। देखिए, क्वाड से संबंधित एक महत्वपूर्ण समाचार आया है और इस क्लास को मैं ले चुका हूँ, आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले प्लेलिस्ट में। आपको जैसा कि पता है, रूस क्वाड का जो है बहुत ही बड़ा आलोचक है। और क्वाड समूह में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ दिनों पहले ही जो बयान रूस के द्वारा दिया गया था कि स्पेशली वहाँ के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने जो क्वाड संगठन है उसके लिए कहा था कि यह एशियाई नाटो है। नाटो तो आप जानते हैं कि यूरोप में है, एक सैन्य संगठन है। हालांकि क्वाड ने स्पष्ट हमेशा किया है कि हम लोग जो हैं कोई भी सैन्य संगठन नहीं है, केवल हिंद प्रशांत में एक सहयोग के लिए इसे बनाया गया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है आपका जिसका जवाब दिया है कि हिंद प्रशांत सहयोग वर्तमान में शीत युद्ध को दोबारा पनपने से रोकने के लिए बस एक सामान्य सहयोग है। हालांकि रूस का कहना है कि इस क्वाड जो है शीत युद्ध को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। निश्चित रूप से चीन और रूस के बीच अगर किसी भी तरह का संबंध, सैन्य संबंध विशेष रूप से या सैन्य सहयोग आगे की ओर बढ़ता है तो एक दूसरा गुट बन सकता है जिसमें उत्तर कोरिया, क्यूबा जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। और शीत युद्ध की स्थिति अब विश्व में किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह जो है वैश्विक इतिहास का एक बहुत ही खतरनाक चरण था। चलिए अब आइए दक्षिण के पड़ोसी देश से कुछ समाचार है श्रीलंका से। श्रीलंका सरकार ने देश में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस्लामिक स्टेट प्रसिद्ध आतंकवादी संगठन है वैश्विक स्तर पर, और अलकायदा भी, इन पर तो प्रतिबंध लगाया ही है। उसके साथ साथ कुछ देश के अंदर भी जो कुछ संगठन थे जैसे इस्लामी छात्र आंदोलन इत्यादि पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और ये जो आतंकवाद निरोधक कानून है, अगर इसका उल्लंघन कोई भी करता है, जो प्रतिबंधित संगठन जिन 11 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें किसी भी संगठन का हिस्सा बनता है, उसकी गतिविधियों में भाग लेता है, तो 10 से 20 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। थोड़ा पीछे अगर आप चलिए तो 2019 में याद होगा आपको, ईस्टर के मौके पर वहाँ आत्मघाती हमले हुए थे। इन आत्मघाती हमले में कई लोग मारे गए थे। उसके बाद एक स्थानीय जिहादी समूह नेशनल तौहीद जमात और 2 अन्य संगठन का इसमें नाम आया था, इन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से गठित पैनल ने उन मुस्लिम विद्रोही संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी जो बौद्ध बहुल देश में कट्टरपंथ की वकालत करते हैं। और जो भविष्य की योजना है श्रीलंका की,
उसमें जो है फ्रांस के रास्ते पर वह चल पड़ा है। ईस्टर के हमले के बाद सख्त रुख अपनाते हुए श्रीलंका ने हाल ही में देश के भीतर बुर्के पर पाबंदी जो है लगाने का कानून लाने का फैसला लिया है। अभी आया नहीं है कानून। इसके अलावा देश में फ्रांस की तर्ज पर इस्लामी स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। ठीक है, उसका जो है आपका जो प्रोसेस शुरू हो गया है। इसके पीछे का मकसद देश में धार्मिक कट्टरता को समाप्त करना है। 2019 में जो आपका ईस्टर के मौके पे हमले हुए थे, आतंकवादी हमले हुए थे श्रीलंका में, उसके बाद वहाँ जो मुस्लिम वर्ग थे, अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी जनसंख्या, उनका जो है एक तरह से बहिष्कार किया गया था। हालांकि वो अब समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद से ही श्रीलंका सरकार इस्लामी संगठनों पर कुछ कड़ाई कर रही है। श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है, उससे निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानवाधिकारों का हनन हो या फिर किसी तरह का बहिष्कार की स्थिति अब देश में नहीं होना चाहिए किसी समुदाय के विरुद्ध। एक और न्यूज भारत और श्रीलंका के सैन्य सहयोग से संबंधित है। यहाँ जो है पूरा भारतीय नौसेना का जहाज INS रणविजय 3 दिन की सद्भावना यात्रा पर श्रीलंका पहुँचा है। INS रणविजय के बारे में कुछ जान लीजिए। यह वास्तव में एक युद्धपोत है जो पनडुब्बियों को मार सकता है और मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। मिसाइल रहेगा तब न मारेगा। अब आइए बहुचर्चित मामला अमेरिका ईरान संबंध से कुछ जान लीजिए जो आज के न्यूज में आए हैं। अब जैसा कि जानते हैं जो बिडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका रुख थोड़ा लचीला है। ठीक है, लेकिन फिर भी अमेरिका का रुख लचीला कितना हो सकता है आप तो खुद ही समझ रहे हैं। तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एक परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद यूरेनियम का संवर्धन 60% तक के करने के फैसले को दुष्टता का जवाब बताया है। दुष्टता का जवाब का अर्थ है, याद होगा कि आपको जो अमेरिका के द्वारा एक जो है ईरानी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अत्यधिक तनाव जो था अमेरिका और ईरान के बीच उस समय चला था लंबे समय तक। और उससे पहले जो आपके वहाँ के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौता जो हुआ था उसे भी तोड़ दिया था। यहाँ पर जो है आपका नंताज परमाणु संयंत्र पर सप्ताहांत में हमले, पिछले जो है सप्ताह में नातांज परमाणु संयंत्र पर भी हमला हुआ है ईरान का। तो उसमें भी संदेश जो जताया गया है कि इजराइल का यह काम है। हालांकि इस हमले पर किसी पक्ष ने टिप्पणी नहीं की है। इस बीच आशंका है कि यूरेनियम संवर्धन पर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ सकता है। अब आइए हांगकांग मामला, ये भी बहुत चर्चित मामला रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। जैसा कि आपको पता है कि 1997 में ब्रिटेन से चीन को हस्तांतरित किया गया था हांगकांग को, और 50 वर्षों तक वहाँ जो भी शासन प्रणाली थी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं करने का समझौता हुआ था, यानी कि 2047 तक। लेकिन चीन पिछले 1-2 वर्षों से बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और हांगकांग में चुनाव सुधार के नाम पर चीन जो है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बुधवार को संसद में आखिरी विधेयक को पेश कर दिया। इस विधेयक के बाद क्या होगा कि हांगकांग चीन का दबदबा और बढ़ जाएगा, वहाँ के विधायिका का स्वरूप जो है पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसे भी पहले से ही चीन की नेशनल सिक्योरिटी लॉ आने के बाद जो वहाँ की स्वतंत्रताएं जो हैं, स्वतंत्रताओं में भारी कमी आई है और इस मुद्दे पर भी वहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन जो हुए थे, पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना था। लेकिन वर्तमान में पूरी तरह से एक तरह से समझ लीजिए कि कुचलने का प्रयास है और चीन का द्वारा जो यह प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से चीन का यूरोपीय देशों के साथ और अमेरिका के साथ संबंध जो है पूरी तरह से खराब हो सकता है हांगकांग के मुद्दे पर। हांगकांग में हुआ क्या है देखिए, वहाँ पर जो अभी तक 70 सदस्य विधानसभा थे। अब देखिए इन 70 सदस्यों में क्या सिस्टम था, पहले वाला समझ लीजिए कि 35 सदस्य जो है डायरेक्ट जनता से इलेक्टेड होते थे और जो हांगकांग का संसद है मान लीजिए, ठीक है, विधायिका लेजिस्लेटिव असेंबली समझ सकते हैं, 35 सदस्य जो है अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत होते थे। तो कुछ ज़्यादा अधिकार था। लेकिन इस विधेयक के प्रस्तुत हो जाने के बाद अगर ये कानून बन जाता है या बिल, तो कुल 90 सदस्य हो जाएंगे। उधर बढ़ा दिया गया 70 + 20
और इधर जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो 35 से घटा के 20 हो जाएंगे। अब यानी कि 90 में से ओनली 20 मेंबर्स ही डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, जो है आपका पब्लिक से, लोगों से। इससे लोकतंत्र समर्थकों की संख्या जो है पूरी तरह से घट जाएगी। और चीन की भी इच्छा है कि जो चीन के प्रति भक्ति दिखाने वाले लोग हैं, नेता हैं, उन्हें ही हांगकांग के शासन की बागडोर दिया जाए। अब वास्तव में हांगकांग का चीनीकरण होने जा रहा है और मई में जब यह बिल पारित हो जाएगा, और इससे भी वहाँ रुकने वाला नहीं है, ठीक है। वहाँ का लोकतंत्र तो आप जानते ही हैं, एक ही पार्टी है, उसी में से पब्लिक को चुनना है, ठीक है। एक ही पार्टी ने किसी एबीसी को खड़ा कर दिया, उसी में से पब्लिक को चुनना है। तो अब स्वतंत्रता और स्वायत्तता को जो है भारी नुकसान होगा और चीन जो है समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन कर चुका है। द लंच बॉक्स और मसान जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली निर्माता गुनीत मोंगा को फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। और वो कहाँ दिया गया है? दिल्ली में ही दिया गया है, ठीक है। फ्रांस के विदेश मंत्री जेan-यवेस ला ड्रियान ने मंगलवार को दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास में मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।